हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूपीएससी आईक्यू टैब। आज के इस वीडियो में हम एक बहुत ही पोटेंशियल टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जो हमारे प्रीलिम्स 2024 एग्जामिनेशन के अंदर पूछा जा सकता है। ना यूपीएससी जो है अक्सर उन टॉपिक्स पर बहुत ज़्यादा फोकस करता है जहाँ पर हम क्लाइमेट चेंज की से फाइट कर रहे होते हैं या फिर हम अपने एनवायरनमेंट को कंजर्व करने की कोशिश कर रहे होते हैं। और इस तरीके की चीज़ों को करने में, यानी कि क्लाइमेट चेंज से फाइट करने में या फिर एनवायरमेंटल कंजर्वेशन के अलग अलग स्टेप्स में हम जो भी अलग अलग टाइप के न्यू बॉडीज़ को फॉर्म करते हैं या फिर कोई नया कोई कुछ डेवलपमेंट होता है इसमें, वो यूपीएससी के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, सो रिसेंटली यहाँ पर एक न्यूज़ आया है यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड रिस्टोरेशन फ्लैगशिप्स के बारे में। रिस्टोरेशन से पता चल रहा है कि यूनाइटेड नेशन जो है कुछ बॉडीज़ को रिस्टोर करने की कोशिश कर रहा है और ये एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है, मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है। दैट इज़ वाई ये हमारे यूपीएससी के लिए भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। समझते हैं। कॉन्टेक्स्ट ये है कि रिसेंटली यूनाइटेड नेशन ने 7 डिफरेंट इनिशिएटिव्स को वर्ल्ड रिस्टोरेशन फ्लैगशिप का टैग दिया है। मतलब कि सिंपल वर्ड्स में ये बोला गया है कि यूनाइटेड नेशन खुद इन 7 डिफरेंट इनिशिएटिव्स को हेल्प करेगा एनवायरनमेंट को कंजर्व करने में। अब इससे एक रिलेटेड न्यूज़ एक और है। 2021 से लेकर 2030 ये जो डेकेड चल रहा है, इसको यूनाइटेड नेशन ने यूएन डेकेड ऑन इकोसिस्टम रिस्टोरेशन इस तरीके का टैग दिया है। सिंपल वर्ड्स में समझे तो यूनाइटेड नेशन की जो जनरल असेंबली है उसने 2021 से लेकर के 2030 तक, यानी कि 2021 से लेकर 2030 ये जो डेकेड है, इस पर्टिकुलर डेकेड को उन्होंने बोला है इकोसिस्टम रिस्टोरेशन के ऊपर हम अपने जो भी एफर्ट्स हैं उसको और ज़्यादा इंक्रीज करेंगे। ठीक है, और ये पर्टिकुलर जो डेकेड है उसकी जो मेन जिम्मेदारी है वो है यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम यानी कि यूएनईपी और एफएओ यानी कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन जो कि यूनाइटेड नेशन की एक बॉडी है। ठीक है, ये दोनों पर्टिकुलर डिफरेंट बॉडीज मिल करके इस 10 साल के अंदर इकोसिस्टम को रिस्टोर करने के लिए अलग अलग स्टेप्स लेंगे। और इसी स्टेप में से एक स्टेप ये है जहां पर उन्होंने वर्ल्ड रिस्टोरेशन फ्लैगशिप्स के अंदर 7 डिफरेंट इनिशिएटिव्स को चूज किया है जिसको वो फंडिंग प्रोवाइड करेंगे, टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करेंगे, यानी कि यूनाइटेड नेशन फंडिंग प्रोवाइड करेगा, टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करेगा और उन डिफरेंट इनिशिएटिव्स को, उन डिफरेंट बॉडीज को हेल्प करेगा एनवायरनमेंट को कंजर्व करने में। ठीक है, तो ये जो डेकेड है इकोसिस्टम रिस्टोरेशन का, इसका मेन नेम क्या है? इसका मेन नेम ये है कि हर एक कॉन्टिनेंट में और हर एक ओशन में कहीं पर भी अगर हमारा इकोसिस्टम डिग्रेड हो रहा हो तो उस पर्टिकुलर डिग्रेडेशन को रोकना है और उस डिग्रेडेशन को रिवर्स करना है। रिवर्स कैसे कर सकते हैं? ट्रीज को प्लांट करके, मैंग्रोव्स को फिर से एक बार रिस्टोर करके, राइट। इस तरीके से जितना भी डिग्रेडेशन हुआ है हमारे लैंड का उसको फिर से एक बार कंजर्व करना है। और अगर हम ये करने में सक्सेसफुल हो गए तो कहीं ना कहीं हम 40 मिलियन हेक्टेयर्स लैंड को कंजर्व कर लेंगे और ऑलमोस्ट 5 लाख लोगों को न्यू एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, सो आई होप दिस इज क्लियर कि अगर हम एनवायरमेंटल कंजर्वेशन कर रहे हैं तो साथ ही साथ कहीं ना कहीं हम अपने राइट नाउ जो डेवलपमेंट है उसको हम पीछे नहीं छोड़ रहे हैं, बिकॉज अभी भी हम लोगों को नौकरियां दे रहे हैं, हम एम्प्लॉयमेंट्स जनरेट कर रहे हैं। ठीक है, तो जैसा मैंने आपको बताया था यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने 21 से लेकर 30 का जो डेकेड चल रहा है इसको यूएन डेकेड ऑन इकोसिस्टम रिस्टोरेशन इस तरीके का टैग दिया गया है। ठीक है, अब जो हमारा वर्ल्ड रिस्टोरेशन फ्लैगशिप है, जो हमारा आज का टॉपिक है, वो एग्जैक्टली क्या है पहले हम इसको समझते हैं। देखिए, जो ये पर्टिकुलर डेकेड है यूनाइटेड नेशन डेकेड ऑन इकोसिस्टम रिस्टोरेशन, इसको लीड किया जाता है 2 बॉडीज के द्वारा, यूएनईपी और एफएओ। इन दोनों बॉडीज ने क्या किया, इन्होंने डिसाइड किया कि हम हर साल कुछ इनिशिएटिव्स को चूज करेंगे। मतलब इनिशिएटिव्स क्या होंगे? देखिए, ये दोनों बॉडीज बोलते हैं कि पूरे वर्ल्ड में अलग अलग टाइप की अलग अलग बॉडीज हैं, जैसे कि कुछ एनजीओज हैं, कुछ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, कुछ सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन हैं। ये लोग साथ में मिलकर क्या कर रहे हैं? ये लोग कोई ना कोई इन्वायरमेंट को कंजर्व करने के लिए अपना अपना इंडिविजुअल स्टेप्स ले रहे हैं। तो इन दोनों बॉडीज ने बोला कि हम पूरे वर्ल्ड के जितने भी ऐसे एनजीओज हैं, एनपीओज हैं, सीएसओज हैं, इनको हम देखेंगे और इनमें से जो भी सबसे एफिशिएंटली काम कर रहा होगा, जो भी सबसे अच्छे तरीके से काम कर रहा होगा और जहां पर भी हमारी ज़रूरत होगी, मतलब जहां पर यूनाइटेड नेशन की ज़रूरत होगी, उन्हें हम यहाँ पर अवार्ड देंगे और हम उनके सपोर्ट करेंगे। बेसिकली सपोर्ट कैसे करेंगे? उनको फंडिंग दे करके, उनको टेक्नोलॉजी दे करके। ठीक है, सो ये यहाँ पर लार्जर एम है। तो यहीं पर क्या बोला गया है, एक वर्ल्ड रिस्टोरेशन फ्लैगशिप अवार्ड का स्टार्ट किया गया है और इस अवार्ड में जिसको जिसको अवार्ड मिलता है ना, उन सबको यूनाइटेड नेशन हेल्प करती है फंडिंग देकर और टेक्नोलॉजी देकर के। तो राइट नाउ ये अवार्ड कितनों को दिया गया है? टोटल 7 डिफरेंट इनिशिएटिव्स को ये अवार्ड दिया गया है और उनको अब यूनाइटेड नेशन हेल्प करने वाली है। तो यहाँ पर हम उन 7 वर्ल्ड रिस्टोरेशन फ्लैगशिप के बारे में बात करते हैं। पहली चीज़ तो आपको ध्यान रखना है, ये यूनाइटेड नेशन कर रहा है और दूसरा ये पूरे वर्ल्ड के लिए है, सिर्फ और सिर्फ इंडिया के लिए नहीं है। अब देखिए, टोटल 7 ऐसे अलग अलग इनिशिएटिव्स हैं जो कि पूरी दुनिया में चल रहे हैं और जिनको यूनाइटेड नेशन हेल्प करने वाली है।
इसमें से दो जो हैं वो बेसिकली इंडिया के अंदर भी हैं, मतलब दो इनिशिएटिव्स भारत में भी चल रहे हैं। उनमें से एक का नाम है लिविंग इंडस इनिशिएटिव और दूसरे का नाम है तेराई आर्क लैंडस्केप यानी कि ताल इनिशिएटिव। नाउ ये जो 7 इनिशिएटिव्स हैं ये सातों ही बहुत इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के लिए इस बार, बट उन सातों में से ये दो जो इनिशिएटिव्स हैं, दोनों जो इंडिया वाले इनिशिएटिव्स हैं, वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, तो हमें फोकस जो है वो ज़्यादा करना है इंडिया वालों के ऊपर, बट बाकियों को भी छोड़ना नहीं है, बाकियों को इग्नोर नहीं करना है। चलिए पहला देखते हैं। फर्स्ट इनिशिएटिव है जिसको चूज किया गया है यूनाइटेड नेशन के द्वारा, उसका नाम है रिस्टोरिंग मेडिटेरियन फॉरेस्ट इनिशिएटिव, यानी कि मेडिटेरियन फॉरेस्ट जो है उसको रिस्टोर करने की बात की गई है। कौन कौन से कंट्रीज के अंदर? देखिए ये पर्टिकुलर इनिशिएटिव कहाँ पे चल रहा है अभी ऑलरेडी? लेबनान, मोरक्को, ट्यूनीशिया और तुर्की, इन 4 कंट्रीज में ये पर्टिकुलर इनिशिएटिव चल रहा है, जहां पर ये बोला गया है कि 2017 से इस पर्टिकुलर इनिशिएटिव के साथ जितने भी एनजीओ जुड़े हुए हैं, जितने भी एनपीओ जुड़े हुए हैं, उन लोगों ने मिलकर के ऑलरेडी 2 मिलियन हेक्टेयर फॉरेस्ट को कंजर्व कर लिया है, उसको रिस्टोर कर लिया है। अब यूनाइटेड नेशन के आने के बाद एक नया टारगेट रखा गया है कि 2030 तक हम 8 मिलियन फॉरेस्ट को रिस्टोर करेंगे। ठीक है, सो आई होप दिस मच इज क्लियर। सेकंड, लिविंग इंडस इनिशिएटिव, नाम से पता चल रहा है इंडस रिवर के आसपास में है। ठीक है, COP27 जो कि रिसेंटली शर्म एल शेख में हुआ था, वहां पर इस चीज को लॉन्च किया गया था। नाउ इसका मेन एम ये है कि 2030 तक हम 25 मिलियन हेक्टेयर लैंड को रिस्टोर करेंगे, मतलब ऐसा फॉरेस्ट जो कि फॉरेस्ट अब नहीं रहा उसको हम फिर से एक बार फॉरेस्ट बनाएंगे। और ऑब्वियसली ये इंडस रिवर के आसपास में है, और ये जो इनिशिएटिव है वो ये बोलता है कि जो इंडस रिवर है वो एक लिविंग एंटिटी है, मतलब वो एक जिंदा पर्सन है जिसके पास कुछ राइट्स है, और उनमें से एक राइट ये है कि उसको कंजर्व किया जाना चाहिए, उसको बचाया जाना चाहिए। दैट इज वाई ये हमारी ड्यूटी बनती है कि हम इंडस रिवर और उसके आसपास के फॉरेस्ट को कंजर्व करें। ध्यान रखिएगा, भले इसका नाम लिविंग इंडस है, बट ये सिर्फ और सिर्फ इंडिया पाकिस्तान के अंदर इंक्लूडेड नहीं है, ये बाकी कंट्रीज के अंदर भी है। देखिए इंडिया के अंदर भी है, ये पाकिस्तान के अंदर भी है, इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, बोलिविया, ब्राज़ील, कनाडा, इक्वाडोर, न्यूजीलैंड, पेरू और श्रीलंका, इन सारे ही कंट्रीज के अंदर ये पर्टिकुलर इनिशिएटिव चल रहा है। नाउ अभी तक पाकिस्तान ने इसको ज्वाइन नहीं किया था, बिकॉज पाकिस्तान लगातार ही क्लाइमेट चेंज के अगेंस्ट स्टेटमेंट देता रहा है। बट 2022 के बाद जब क्लाइमेट चेंज के कारण पाकिस्तान के अंदर फ्लड्स आने स्टार्ट हो गए, उसके बाद जाकर के पाकिस्तान को ये चीज़ समझ आई और उन्होंने इस पर्टिकुलर इनिशिएटिव को अप्रूव किया अपनी कंट्री के अंदर। ठीक है, आई होप दिस मच इज क्लियर। आपको एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज समझ आ गई कि लिविंग इंडस इनिशिएटिव सिर्फ और सिर्फ इंडिया पाकिस्तान में नहीं है, रादर नॉन इंडस वाली कंट्रीज के अंदर भी प्रेजेंट है। ठीक है, और इंडिया के अंदर तो ऑब्वियसली है ही। इसके अलावा जो थर्ड इनिशिएटिव है उसका नाम है एक्योन एंडीना सोशल मूवमेंट। अब देखिए एक्योन एंडीना सोशल मूवमेंट जो है ये बेसिकली एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा चलाया जाता है, जिसका नाम है इंडियन इकोसिस्टम एसोसिएशन। ठीक है, इंडियन इकोसिस्टम एसोसिएशन नाम का एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि इस पर्टिकुलर सोशल मूवमेंट को चलाते हैं। इनका एम क्या है कि जो एंडियन फॉरेस्ट है, एंडियन फॉरेस्ट कौन से होते हैं? एंडीज फॉरेस्ट आपने सुना होगा। एंडीज फॉरेस्ट कहाँ पर है? साउथ अमेरिका के अंदर प्रेजेंट है। साउथ अमेरिका में जो एंडीज माउंटेन है, उस एंडीज माउंटेन के ऊपर जो फॉरेस्ट है उसे एंडियन फॉरेस्ट कहा जाता है, और उस एंडियन फॉरेस्ट को, उसमें से 1 मिलियन हेक्टेयर जो फॉरेस्ट है उसको रिस्टोर करने की बात की जा रही है इस पर्टिकुलर मूवमेंट के द्वारा, इस पर्टिकुलर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। ठीक है, सो आई होप दिस मच इज क्लियर। आप एंडियन फॉरेस्ट भी समझ गए, ये एक ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है जो कि एंडिस माउंटेन जो कि साउथ अमेरिका के अंदर प्रेजेंट है वहां पर लोकेटेड है। नाउ साथ ही साथ इस पर्टिकुलर जो ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है इसका मेन एम ये है कि वहाँ पर जो लोकल कम्युनिटीज़, जो ट्राइब्स रहती हैं, उनको उनका हक दिलाया जाए, उनको उनका लैंड टाइटल्स वगैरह भी दिलवाया जाए। इसके अलावा उस एरिया के अंदर कोई भी इलीगल माइनिंग नहीं होनी चाहिए, किसी भी पेड़ को गलत तरीके से काटा नहीं जाना चाहिए, या फिर टिम्बर का एक्सप्लॉयटेशन नहीं होना चाहिए। सिंपल शब्दों में पेड़ काटकर उसका कमर्शियल यूज़ नहीं होना चाहिए। बेसिकली पेड़ को बचाना बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे एनवायरनमेंट को बचाने के लिए। यही चीज़ ये पर्टिकुलर जो कम्युनिटी है ये मानती है, और इंडियन इकोसिस्टम एसोसिएशन नाम का जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है वो इस पर्टिकुलर मूवमेंट को लीड कर रहा है। फोर्थ जो इनिशिएटिव है जिसको यूनाइटेड नेशन फंड कर रहा है उसका नाम है श्रीलंका मैंग्रोव रीजनरेशन इनिशिएटिव। नाम से पता चल रहा है ये श्रीलंका में है। ठीक है, ये एक साइंस ड्रिवन प्रोग्राम है जहां पर साइंस के अलग अलग चीज़ों को इस्तेमाल करके मैंग्रोव्स को रिस्टोर करने की कोशिश की जा रही है, और ये लोकल कम्युनिटीज़ के द्वारा किया जा रहा है। 2015 में इसको स्टार्ट किया गया था, और ऑलरेडी ये ऑलमोस्ट 500 हेक्टेयर्स लैंड को रिस्टोर कर चुके हैं। जो 500 हेक्टेयर्स जो मैंग्रोव लैंड था उसको ऑलरेडी रिस्टोर कर चुके हैं। अब जब ये यूनाइटेड नेशन इसके अंदर आया है तो इन्होंने अपना एम बनाया है कि हम कम से कम 10,000 हेक्टेयर जो लैंड होगा, जो मैंग्रोव्स हैं, उसको रिस्टोर करेंगे बाय 2030। ठीक है, सो आई होप दिस इज ऑल्सो क्लियर। नेक्स्ट है ताल इनिशिएटिव। ताल का फुल फॉर्म होता है तेराई आर्क लैंडस्केप। नाउ
ज्योग्राफी पढ़ते समय आपने भाबर, भांगर, तेराई, राइट, इन टाइप के लैंडफॉर्म्स के बारे में सुना होगा। ये वही तेराई लैंडफॉर्म के बारे में बात की जा रही है, जो कि यमुना रिवर और जो भागमती रिवर है, इन दोनों के बीच का जो लैंड है ना, उस लैंड को तेराई लैंड बोला जा रहा है यहाँ पे। ये बेसिकली उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार और नेपाल के कुछ पार्ट्स के अंदर प्रेजेंट है। सिंपल शब्दों में कहें तो जो हमारा सेंट्रल नॉर्थ सेंट्रल इंडिया है, वहाँ पर ये पर्टिकुलर इनिशिएटिव चल रहा है। इसका मेन एम क्या है? यहाँ पर फॉरेस्ट को रिस्टोर करना यहाँ का मेन एम है, लोकल कम्युनिटीज़ की हेल्प से। ठीक है, अब देखिए, ये लोग ऑलरेडी लैंड को रिस्टोर कर रहे हैं, फॉरेस्ट को रिस्टोर कर रहे हैं। नाउ जब से यूनाइटेड नेशन ने इनको सपोर्ट करना स्टार्ट किया है, तो इन्होंने प्लानिंग किया है कि 2030 तक हम ऑलमोस्ट 3,50,000 हेक्टेयर्स ऑफ फॉरेस्ट को रिस्टोर कर लेंगे 2030 तक। ठीक है, ताल इनिशिएटिव भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ऑब्वियसली बिकॉज ये इंडिया के अंदर ऑपरेट हो रहा है। नेक्स्ट इज रीग्रीनरिंग ऑफ अफ्रीकाज एग्रीकल्चर। नाम से पता चल रहा है अफ्रीका में एग्रीकल्चर को एक बार फिर से लाने की कोशिश की जा रही है। अगर आप ध्यान से जानते हैं, अगर आप बेसिक चीज़ ये जानते हैं कि अफ्रीका का जो नॉर्दर्न पार्ट है वहाँ पर सहारा डेजर्ट है, ठीक है, और जो नीचे वाला पार्ट है वहाँ पर बहुत सारा पार्ट नॉन एग्रीकल्चरल लैंड है बिकॉज ऑफ बीइंग बैरन। ऐसा क्यों? क्योंकि इक्वेटर है वहाँ पर, और इक्वेटर होने के कारण डायरेक्ट सनलाइट धरती पे पड़ती है, उसके कारण जो जमीन का मॉइस्चर होता है वो सारा का सारा उड़ जाता है। ठीक है, वो सारा का सारा मॉइस्चर इवेपोरेट हो जाता है और उसके कारण लैंड बैरन हो जाता है। तो फिर से एक बार अफ्रीका में एग्रीकल्चर को लाने की बात की जा रही है। ठीक है, और बोला जा रहा है कि एक बार अगर वहाँ पे फॉरेस्ट बन जाएगा तो फॉरेस्ट यहाँ पर कार्बन स्टोरेज का काम करेगा, बिकॉज आप जानते हैं कि प्लांट्स जो होते हैं वो कार्बन को इनटेक करते हैं, उसको इस्तेमाल करते हैं फोटोसिंथेसिस में, और उसके बाद ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं। इसके अलावा क्रॉप की ईल्ड, ग्रास की ईल्ड, जो भी वहाँ पर ग्रासलैंड्स है, बेसिकली आपको पता होगा वेल्स ग्रासलैंड जो है वो साउथ अफ्रीका के अंदर प्रेजेंट है, राइट। फिर बहुत सारे जो क्रॉप्स वहाँ पर मेज, बार्ले, सब उगाए जाते हैं, उनकी जो प्रोडक्टिविटी है वो भी इंक्रीज हो जाएगी अगर सॉइल की फर्टिलिटी को हम इंक्रीज कर पाएंगे तो, राइट। सॉइल को अगर हम मोर रेजिलिएंट बना पाएंगे। नाउ फॉरेस्ट लगाने से सॉइल रेजिलिएंट कैसे होगा, सॉइल स्ट्रॉन्ग कैसे होगा? बिकॉज देखिए, जब एक प्लांट सॉइल के अंदर लगता है तो प्लांट्स के रूट्स जो होते हैं ना वो बहुत जोर से सॉइल को पकड़ के रखते हैं, और उसके कारण सॉइल जो है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग सॉइल रहता है। ठीक है, बहुत ही रेजिलिएंट सॉइल रहता है। तो आई होप आप समझ रहे हैं। और उसके बाद जो प्लांट्स की पत्तियां वगैरह नीचे गिरती हैं वो ऑटोमेटिकली नेचुरल मैन्योर एंड फर्टिलाइजर का काम करती है। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो इंटरकनेक्टेड हैं, और ये अफ्रीका का एग्रीकल्चर को मतलब फिर से बूस्ट करने में हेल्प करेंगे, और ये चीज़ भी यहाँ पर यूनाइटेड नेशन के द्वारा चूज किया गया है। एंड जो लास्ट इनिशिएटिव है उसका नाम है ग्रोइंग फॉरेस्ट इन अफ्रीकाज ड्राई लैंड इनिशिएटिव। मतलब अफ्रीका का जो ड्राई लैंड है, जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया था, देखिए ये भी इनिशिएटिव है लेकिन ये एग्रीकल्चर के ऊपर फोकस कर रहा है। यहाँ पर बोल रहा है कि जितना भी ड्राई लैंड है, मतलब जितना भी सहारा डेजर्ट वाला पार्ट है, उन सब में फॉरेस्ट को लगाने की कोशिश की जा रही है। ठीक है, तो रिस्टोरेशन को एक्सपेंड करना है। बेसिकली 41,000 हेक्टेयर ऑलरेडी रिस्टोरेशन हो चुका है पिछले कुछ सालों में, इसको इंक्रीज करके ऑलमोस्ट 2,29,000 हेक्टेयर और ज़्यादा रिस्टोर करना है 2030 तक, और इसमें अफ्रीका के फार्मर्स का हेल्प लेना जरूरी है। ठीक है, तो ये वो 7 इनिशिएटिव्स थी जिसको यूनाइटेड नेशन जो है उन्होंने हेल्प करने के लिए बुलाया है। हेल्प 2 तरीकों से करेंगे, फंडिंग से और टेक्नोलॉजी से। ठीक है, सो आई होप आपको ये पर्टिकुलर टॉपिक प्रॉपर्ली समझ आ गया। ये टॉपिक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। सो इट्स माई एडवाइस कि आप इन टॉपिक्स को बार बार रिवाइज करते रहिए, इनको छोड़िए मत। ठीक है, अगर आप इसको लास्ट के लिए छोड़ देंगे तो इट विल बिकम अ बर्डन। आपकी कोशिश होनी चाहिए इसको आज और कल में 2 से 3 बार रिवाइज कर लीजिए, सो दैट आपको इस पर्टिकुलर टॉपिक के साथ फैमिलियरिटी आ जाए। उम्मीद करता हूं आपको आज के वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर कुछ आपको नया सीखने को मिला हो तो प्लीज लाइक द वीडियो, शेयर टू योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर ऑफ सच वीडियो।